वो एक जाति और एक भारत की जो बात कर रहे हैं, वो सत्ता की मलाई पर बैठे हुए कुछ गिने चुने लोग हैं। तो देश में पिछड़ों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, यदि इस बात का आकलन नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछड़ों में कौन सा आगे निकल गया, कौन सा पीछे निकल गया, पीछे है। जब हमको हिस्सेदारी देना होता है तो ये हमको शूद्र बना देते हैं, और जब हमको संघर्ष कराना होता है, लड़ाना होता है, हमको अपने हक अधिकार से वंचित करना होता है, तो ये हमको हिंदू बना करके, हिंदू बना मुसलमान, मंदिर बना मस्जिद करके लड़ाने का। कल्याण सिंह उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। और आज हम मौजूद हैं वाराणसी में और ख़ास बातचीत हम करेंगे, और ख़ास बातचीत जातीय जनगणना को लेके। अभी फ़िलहाल हाल ही में सदन में भी मुद्दा उछाला गया कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है। तमाम विपक्षी नेता जो हैं, जो समाजवाद का समर्थन करते हैं, जो हमने देखा कि तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार, जो कि सत्ताधारी पक्ष के हैं, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसका पक्ष रखा। तो जातिगत जनगणना जो है क्यों ज़रूरी है, उसका क्या लाभ है, और अचानक से ये मुद्दा दोबारा क्यों उछाला गया। और आने वाले चुनाव हैं, अभी 2022 के इलेक्शन अगले 5-6 महीने में होने हैं, तो क्या प्रभाव इस जातिगत जनगणना क्या मुद्दा बन पाएगा इस चुनाव का, वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जातिगत जनगणना के संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव। इनसे बात करेंगे और समझेंगे थोड़ा विस्तार में कि क्यों ज़रूरी है। जी सर, तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। शुक्रिया। तो आप बताएं कि अचानक से ये मुद्दा जो है, पहले हमने देखा सदन में उछाला गया, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बात करी, तो क्यों ज़रूरी है, आप भी इसकी बात कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को माध्यम से जातिगत जनगणना पर काम कर रहे देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनवादी नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हम लोगों के साथ सहयोग से इस मुद्दे को जो है राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बनाया। जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है, इसके पहले, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जातिगत जनगणना है क्या। जातिगत जनगणना से तात्पर्य है कि किसी देश में अलग अलग समुदाय के, अलग अलग वर्ग के लोगों का कितनी संख्या है, पूरे देश की संख्या में उनका अनुपात क्या है, इसको हम जातिवार जनगणना या जातिगत जनगणना कहते हैं। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1881 में हुई और लास्ट बार, अंतिम बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई। 1931 के बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं हुई। जो गणना हुई उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। 1941 के बाद यह देश आज़ाद हुआ और इस देश में जो आज़ादी का हम लोग जश्न मनाए, वो देश आज़ाद न होकर के बल्कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। एक अंग्रेज़ों की सत्ता का हस्तांतरण इस देश के जो है मनुवादी ताकतों के हाथ में चला गया। देश की आम जनता को कोई आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी के बाद से जब जब जातिगत जनगणना वर्ष आया, इस देश की मनुवादी ताकतों ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करके इससे बड़ा मुद्दा ला दिया। जैसे 1951 में इन्होंने जातिगत जनगणना न हो, इसलिए आज़ादी का दौर है, जब गणतंत्र मना रहा है देश, उसमें इस चीज़ों को भुलवा दिया। 1961 में जातिगत जनगणना होनी थी, तो इन्होंने 61 के बाद हम लोगों के सामने 62 का युद्ध थोप दिया। 1971 में जातिगत जनगणना होती तो 71 में इन्होंने बांग्लादेश का विभाजन करा दिया। 1981 में जातिगत जनगणना होती, उससे पहले इन्होंने देश के सामने इमरजेंसी का दौर ला दिया। 1991 में जातिगत जनगणना होती, उससे पहले लगातार जन आंदोलनों को धार देने वाले जो बहुजन नेता थे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, 2 रिपोर्टें लागू हुई, और मंडल कमीशन की रिपोर्टें लागू न हो जाएं और जातिगत जनगणना न हो जाए, इसलिए मनुवादी ताकतों ने पिछड़ों के जो मानसिक गुलाम थे, कल्याण सिंह उमा भारती से लेकर के विनय कटियार से लेकर के तमाम नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने कमंडल यात्रा निकाला, जिससे कि इस देश में आम जनता का ध्यान जो है जातिगत जनगणना और आम मुद्दों से, उनके अधिकारों से जो है भटक करके
ये मंडल की जगह पे कमंडल और राम मंदिर की तरफ चला जाए जो। लिहाजा जो है देश का जो है इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया और मंदिर बनाम मस्जिद हो गया और कमंडल में तमाम यात्रा निकलने लगी और तो 1992 में इन्होंने बाबरी भी ध्वंस करा दिया। 2001 में जातिगत जनगणना होनी थी तो इन्होंने देश के सामने गोधरा का कांड करवा दिया और 2011 में जातिगत जनगणना हुई। जातिगत जनगणना होने के बाद भी पहले कांग्रेस की सरकार ने और बाद में जब भाजपा की गवर्नमेंट 2014 में आई उन्होंने पहले टाल मटोल किया और फिर उन्होंने एक समय के बाद कहा कि चूंकि ये डाटा ऑथेंटिक नहीं है इसलिए हम इसको जारी नहीं कर सकते। और 2021 में जब जातिगत जनगणना होनी थी उन्होंने सदन में पहली बार कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, केवल SC/ST के लोगों को जातिगत जनगणना कराएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में जातिगत जनगणना SC/ST के लोगों को होती है। उसी जनगणना के हिसाब से SC की संख्या आज के डेट में लगभग 15% और ST की संख्या 7.5% इस देश में है। लेकिन पिछड़ों की जो संख्या है जो हम 52% कहते हैं वो 1932 की जनगणना के हिसाब से 1931 की जनगणना के हिसाब से उनकी संख्या 52% है। आज इस देश में पिछड़ों की संख्या लगभग 52% नहीं 60% के लगभग है और इस देश में SC/BC माइनॉरिटी के लोगों की संख्या मिलाकर के 90% के आसपास है। तो देश में पिछड़ों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, यदि इस बात का आकलन नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछड़ों में कौन सा आगे निकल गया, कौन सा पीछे है। और जब इस बात का आकलन नहीं होगा तो आप उनके लिए योजना कैसे बनाएंगे, उनके लिए रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, आप उनके लिए बजट कैसे अलाउ करेंगे, आप जो है उनके लिए किसी भी प्रकार का आप प्लानिंग नहीं कर सकते अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी। इस देश में 3% ब्राह्मणों का कब्जा पूरे मनुवादी व्यवस्था पर है और उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से लेकर के जल जंगल जमीन से लेकर के संसाधनों से लेकर के हर जगह पर, पूंजी से लेकर के हर जगह पर उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है। उन्हें इस बात का भय है, इस बात का डर है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो हम जो कुंडली मार करके जो सत्ता पर मलाई खा रहे हैं, सचिवालय से लेकर मंत्रालय तक जो है हम जो बैठे हुए हैं, कब्जाए हुए हैं, ये हमारी डकैती का पर्दाफाश हो जाएगा। और जो इस देश का 90% सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, SC/BC माइनॉरिटी का वर्ग है, उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये लोगों की संख्या के हिसाब से ये कई गुना ज़्यादा जो है ये लोग जो है हड़प करके बैठे हुए हैं। इसी भय से ये लोग जो है जातिगत जनगणना नहीं होने देने चाहते हैं। तो जब हम लोगों ने पहली बार ये देखा जो है कि इन्होंने सदन में यह कह दिया कि हमने जो जातिगत जनगणना नहीं कराना है, तो हम लोगों ने बनारस के नेतृत्व में पूरे पूर्वांचल लेवल से करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के राज्यों में इसको एक मुहिम के तौर पर शुरुआत किया और हम लोगों ने जगह जगह सेमिनार के माध्यम से, जन सम्मेलन के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से लोगों को अवेयर करना शुरू किया। और लिहाजा ये हम लोगों के आंदोलन के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया और उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने भी ट्वीट करके और अपने बयानों में कहा कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप लोग एक तरफ ये बात आप करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष वो भी है जो ये बोलता है कि हम एक भारत एक जाति की बात जो करते हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं फिर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो एक जाति और एक भारत की जो बात कर रहे हैं वो सत्ता की मलाई पर बैठे हुए कुछ गिने चुने लोग हैं और वो जब हमको एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति की जो बात करने वाले लोग हैं वो मनु स्मृति से संचालित होने वाले लोग हैं, वो सत्ता की मलाई पर बैठे हुए लोग हैं। वो जब हमको हिस्सेदारी देना होता है तो जो ये वर्ण व्यवस्था है जिसमें 4 वर्ण हैं, हिंदू में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक 5वां वर्ण भी है जो वर्ण की कैटेगरी में आता ही नहीं है, उसको अछूत कहते हैं, जो जिसको छूत की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। तो इस देश का जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, ये इस देश का लगभग 10% लोग हैं।
जो शूद्र है, इस देश का ओबीसी और माइनॉरिटी का भी पिछड़ा वर्ग जो है, इस देश की 60% आबादी उसकी है, और जो अछूत है जिसको इन्होंने बड़े व्यवस्था में रखा ही नहीं, उसकी संख्या लगभग 22.5% है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हमको हिंदू बनाम मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम में इस एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान करके। और आपको ये भी बता दें कि जो मुसलमानों में पिछड़ा है और हिंदुओं में जो पिछड़ा है, उन्हीं को आपस में लड़ाते हैं। जो दूसरी बात, जब हमको हिस्सेदारी देना होता है तो ये हमको शूद्र बना देते हैं, और जब हमको संघर्ष कराना होता है, लड़ाना होता है, हमको अपने हक अधिकार से वंचित करना होता है, तो ये हमको हिंदू बना करके, हिंदू बनाम मुसलमान, मंदिर बनाम मस्जिद करके लड़ाने का। कल्याण सिंह उदाहरण है। कल्याण सिंह से लेकर के उमा भारती से लेकर विनय कटियार से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो कि साक्षात उनकी हरवाही चौराही कर रहे हैं। आपको बता दें, माननीय जगदेव बाबू ने कहा था कि इस देश का जो एससी बीसी माइनॉरिटी का समाज है, ये पूंजीपतियों, सामंती ताकतों और सवर्णों की हरवाही और चरवाही करने का काम कर रहा है। कुछ लोग खेत खलिहानों में हरवाही चरवाही कर रहे हैं, कुछ लोग मोटर गाड़ी बंगला लेकर के संसद में, विधानसभा में उनकी हरवाही चरवाही कर रहे हैं। तो कल्याण सिंह से लेकर के जो लोगों ने चरवाही हरवाही किया, आज राम विलास पासवान की पार्टी से लेकर के, उदित राज से लेकर रामदास अठावले से लेकर के तमाम हरवाही चरवाहे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हरवाही चरवाहे हैं जो हैं तो दीपक हैं तो हवा के साथ, लेकिन दिख रहे हैं दीपक के साथ। जो है वो आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो है बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो उतने तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जितने तक उनको जो है उनकी सत्ता पर आँच न आए, उनकी राजनीति पर आँच न आए, उनकी दुकानदारी पर आँच न आए। आप बता रहे हैं कि 1947 के बाद से अभी तक जातीय जनगणना हुई नहीं है। 2011 में हुई, जो उसका भी वो डेटा जो है वो दिखाया नहीं गया। तो अब इतने साल हुए और हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 90% ओबीसी एससी एसटी कुल मिला के 90% इस देश में है। तो कहाँ हैं वो लोग? मतलब वो इस बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, आगे दिख क्यों नहीं रहे? हाँ, बिल्कुल आपका ये कहना सही है कि जब इस देश में एससी बीसी माइनॉरिटी की संख्या 90% है, तो इस लड़ाई में वो कहाँ है, वो क्यों नहीं वो लड़ाई बन पा रही है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब जब ये लड़ाई होनी होती है, जब जब जनगणना वर्ष आना होता है, तब तक उससे बड़ा काल्पनिक और तत्कालिक मुद्दा ला देते हैं, जिससे जनता गुमराह हो जाती है। पूरे देश की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इनका कब्जा है और हमारे लोग मानसिक गुलाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश की एससी बीसी माइनॉरिटी को जो ब्राह्मणवाद के गुलामी का जंजीर में अपने को जो है जकड़ा हुआ है, मंदिर में आपको जाने के लिए जो परमिशन नहीं था, जब तक ये मनुवादियों का मान सम्मान मतदान बंद नहीं करेंगे, अपना वकील, अपना डॉक्टर, अपना इंजीनियर, अपना आर्किटेक्ट, अपना सीए, अपना दुकानदार नहीं चुनेंगे, तब तक ये उनके मानसिक गुलाम बने रहेंगे। मंदिर जो ब्राह्मणों का एटीएम है, एटीएम में चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे। वो आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से राजनीतिक तौर पर मजबूत होते रहेंगे। हमारे लोग मानसिक गुलाम बन करके उनकी गुलामी, उनकी नौकरी, उनकी चाकरी करेंगे। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस देश की एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों को मानसिक गुलामी से ऊपर उठना होगा। उनको ये मानना होगा कि जिस समय ये संविधान नहीं लागू हुआ था, तो हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था। ये तो अंग्रेजों की देन है कि हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार हुआ, अंग्रेजों की देन हुआ कि हमारे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार हुआ। हमारे लोगों को जो है कुर्सी पर बैठने के लिए भी कानून बना, कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं था। हमारे महिलाओं का जब शादी होता था तो उनको जो है ब्राह्मणों को जो पुरोहित होता था, उनके यहाँ 3 रात के लिए भेजा जाता था। उसका शुद्धिकरण करने के बाद फिर चौथी का कार्यक्रम होता था। तो वो तो हमको पग रक्षा के नाम पर हमको जो है मानसिक गुलाम बनाते हैं। वो गाय के गोबर से हमको मत्था टेकवाते हैं, उस गोबर के माध्यम से कहते हैं कि ये गणेश है, हमारे लोग मान लेते हैं कि ये गणेश है। पान के पत्ते को जगह पे वो आम का पत्ता रखते हैं, कहते हैं कि ये पान का पत्ता है। तांबूलम कहते हैं, हमारे लोग मान लेते हैं कि ये पान का पत्ता है। तो हमारे लोगों को जो है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्किटेक्ट हैं, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो रहे हैं, जब वो 1 करोड़ का मकान बनाएंगे, 50 लाख का मकान बनाएंगे, तो गृह प्रवेश ब्राह्मण से करवाएंगे। उसमें ब्राह्मण का क्या योगदान है? जब हमारे लोग शादी करेंगे
अपने से लड़का लड़की का चयन होगा, शादी में ब्राह्मण को बुलाएंगे जो है। तो जब तक हमारे लोगों का बच्चा पैदा होता है तो बच्चा का नामकरण करने के लिए वो ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे। तो हमारे लोग जब इतने बड़े मानसिक गुलाम हैं जो अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते, अपने घर में गृह प्रवेश नहीं कर सकते, अपने बच्चे का शादी नहीं कर सकते अपने तरीके से, तो वो जातिगत जनगणना, वो आज़ादी, वो आंदोलन, वो भागीदारी की बात कहाँ से करेंगे। तो सबसे बड़ा जो रोग है, जो मानसिक गुलामी का रोग है, जब तक उसका एहसास हमारे लोगों को नहीं होगा तब तक जातिगत जनगणना से लेकर के जो हिस्सेदारी और संख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करने का मामला है, ये हल होना संभव नहीं है। लिहाजा हम लोग, और अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो इस देश के जो मानसिक गुलामी में हमारे लोगों को जकड़ करके मनुवादी ताकतों की सत्ता पर जो काबिज पूंजीपतियों और सामंती ताकतों के गठजोड़ से जो सरकार बननी है, उस सरकार को हम लोग इस 2022 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ कर फेंकेंगे। और उस चुनाव में हम लोगों के माध्यम से यह मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये चुनाव का मुद्दा बन गया है और इसको हम लोग अपने एजेंडे में लाएंगे और सरकारों को बाध्य करेंगे कि आप अगर चुनाव जीतेंगे तो जातिगत जनगणना का मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा। और जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि इस देश में SC BC माइनॉरिटी के लोग 90% हैं, तो 90%, 100 में 90 शोषित है। तो सर आप बात कर रहे हैं कि 2022 में इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, तो क्योंकि चुनावी मुद्दा बनना ज़रूरी है या फिर जातीय जनगणना ज़रूरी है? क्योंकि अब इतने साल जब बीत गया, आज़ादी के बाद सरकारें आईं, सरकारें गईं, तो कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, दो बातें हैं। चुनावी मुद्दा जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये जातिगत जनगणना कराएंगे नहीं। और सरकारें आई, सरकारें गईं, इसलिए जो है नहीं सरकारों ने इस पर ध्यान दिया क्योंकि ये चुनावी मुद्दा उस तरीके से बन नहीं पाया। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा होने हैं, और हम लोगों के आंदोलन के बाद सरकार ने जिस तरीके से संसद में खुले तौर पर चैलेंज किया था कि हम इसको जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ और हम लोगों के आंदोलन के दबाव में नीतीश के नेतृत्व में बिहार की सरकार और प्रतिपक्ष जो है प्रधानमंत्री से मिला, उत्तर प्रदेश से और तमाम देश के अन्य राज्यों से भी इसकी जब आवाज़ बनी, तो सरकार ने उसमें टाल मटोल, ठीक है हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, जो है सरकार थोड़ा सा सुर बदलने का काम की। और 2022 में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, सरकार नहीं चाहेगी कि वो 5 राज्यों में इस मुद्दे की वजह से मात खाए और पीछे हट जाए, जो है। तो इसलिए हमें लगता है कि जब ये मुद्दा बन जाएगा तो सरकार पहले पीछे हटेगी, हो सकता है कि वो जातिगत जनगणना कराने के लिए भी जो है आगे आ जाए। सर एक बात और कि अभी 4 से 5 महीने मैक्सिमम रह गए चुनाव को, उस तरीके से फिर भी हम इसको मुद्दा नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मैं आपसे बातचीत में कह रहा था कि जो एक तो जो उनकी हरवाई चरवाई कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं। दूसरा जो हैं तो हवा के साथ, लेकिन दिख रहे हैं दीपक के साथ, जो बहुजन तथाकथित बहुजन समाज के नेता हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ नहीं हम बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ाई लड़ नहीं रहे। वो उतने लड़ाई लड़ रहे हैं जितने से उनका वोट बैंक पे असर न पड़े, जो है। तो ये जन आंदोलनों का मामला है। अगर ये जन आंदोलनों की ताकत का निर्माण हो गया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश में बहुजन समाज के जितने भी मसले रहे हैं, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ले लीजिए, आरक्षण को ले लीजिए, चाहे वर्तमान समय में जो भी सरकार आप देख रहे हैं कि फुल मेजॉरिटी की सरकार है भाजपा की, लेकिन इस सरकार ने, जिस सरकार का कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, चुनाव आयोग, CBI, ED से लेकर के प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के सारे जगहों पर कब्जा है। बावजूद इसके जब 2018 में इन्होंने SC ST एक्ट के साथ छेड़खानी करने का दिमाग में इनके उथल पुथल हुआ, इन्होंने उसके साथ उसको ख़त्म करने का एक तरह से प्रयास किया। पूरी देश की जनता बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के सड़क पर आ गई और इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। उसके बाद CA NRC का मसला आपके सामने है। CA NRC किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये बैकफुट पे गए, तमाम लोगों को जेलों को सलाखों में इन्होंने भेजा। बनारस में भी लगभग 64 की संख्या में जो है लोग जेल में गए, सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पूरे देश में आंदोलन हुआ
देश में गिरफ्तारियां हुई, इन्होंने अपना वापस लिया और सरकार बैकफुट पे गई। नीट के मसले पर सरकार बैकफुट पे गई, 13 पॉइंट रोस्टर के मसले पर सरकार बैकफुट पे गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज का जो नेतृत्व है, जन आंदोलनों का नेतृत्व, हम जितना लड़ेंगे उतना पाएंगे, ये साफ समझ लीजिए आप जो है। तो अगर हम ये मुद्दा बना पाए और ये आंदोलन हुआ तो सरकार बैकफुट पर भी जाएगी और जातिगत जनगणना भी कराएगी। क्या लग रहा है इस 4 महीने में मुद्दा बन पाएगा क्या? ये निश्चित रूप से 4 महीने में मुद्दा बन पाएगा। और ये हम लोग जो विपक्ष हैं, जो दिखावा कर रहे हैं विपक्ष का, उनसे भी हम अपना एक मेमोरेंडम तैयार करके घोड़ा पर तैयार करेंगे कि आप भी इस मसले पर खुल करके आइए, लुका छिपी का खेल मत करिए। और इस मसले पर अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके साथ भी वही सलूक करेंगे जो सत्ता के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव, जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, अधिवक्ता हैं। तो इन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है और इतने सालों से जो आंख मिचोली का खेल खेला गया, जो धोखे में रखा गया देश की जनता को, सारी चीज़ें। और बात ये है कि 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव दिल्ली तक का रास्ता तय करते हैं। तो क्या इस चुनाव से पहले ये एक मुद्दा बन के खड़ा हो पाएगा? क्या विपक्षी पार्टियां इसको इस तरीके से उठा पाएंगी कि ये चुनावी मुद्दा बन पाए और इस पे काम होना शुरू हो? तो देखने वाली बात होगी आगे की क्या तस्वीर होगी। 4-5 महीने चुनाव को रहते हैं, हम लोग आपको उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के क्या मुद्दे हैं वो दिखा रहे हैं। फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने से पूर्वांचल के दौरे पर हैं, पूर्वांचल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बनारस में है, वाराणसी में है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, और उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि क्योटो बना कि नहीं बना, वो आप दूसरी वीडियोज़ में देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, और किसी और मुद्दों के साथ हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।